कास्ट स्थलाकृति, कास्ट टोपोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछला क्लास में मैंने कास्ट स्थलाकृति के द्वारा निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृति बतलाया गया था। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में कास्ट स्थलाकृति के द्वारा, अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृति बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कास्ट स्थलाकृति का विकास किन क्षेत्रों में हुआ और कास्ट क्षेत्रों में अपर्दन कैसे होता है और इसका नामकरण कहाँ से किया गया या कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे कास्ट स्थलाकृति का विकास किन क्षेत्रों में हुआ। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, अर्थ है हमारा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, वर्षा हो रहा है। अब देखते हैं ये जो वर्षा हो रहा है, ये वर्षा का पानी कहाँ चला जाएगा, या तो पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, या पानी कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। पानी कहाँ जा रहा है, वर्षा का पानी समुद्र में जा रहा है या तो फिर नदी में जा रहा है, या तो बोल सकते हैं पानी कहाँ चला जा रहा है, हमारा पृथ्वी के नीचे रिस कर नीचे चला जाता है। पानी कहाँ हो रहा है, रिस कर नीचे चला जाता है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल सक्रिय होता है, भूमिगत जल क्या हो जाता है, सक्रिय होता है, उन्हें कास्ट प्रदेश कहते हैं। तो कास्ट प्रदेश किसे कहेंगे, जिन क्षेत्रों में वर्षा का जल, भौम जल का नीचे चला जाता है उसे क्या कहेंगे, कास्ट प्रदेश कहेंगे। और इसका नामकरण युगोस्लाविया के तट पर स्थित इस नाम के एक क्षेत्र से लिया गया है। अब हम देखेंगे कास्ट प्रदेश का विकास किन क्षेत्रों में होगा। कास्ट प्रदेश का जो अपर्दन हो रहा है, कहाँ पर अपर्दन होगा, कास्ट प्रदेश कहाँ, किन क्षेत्रों में अपर्दन होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा पृथ्वी है। क्या देख रहे हैं हम लोग, कास्ट यानी चूना प्रदेश का विकास किन क्षेत्रों में होगा और अपर्दन कैसे होगा। मान लो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे क्या पाया जा रहा है, चूना प्रदेश पाया जा रहा है। ये क्या है, चूना प्रदेश वाला क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका विकास देखेंगे, विकास कैसे हो रहा है, विकास कहाँ पर हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या है, पृथ्वी के नीचे चूना पत्थर का मोटी परत होना चाहिए। एक नंबर में क्या है, चूना पत्थर का मोटी परत होना चाहिए, मोटी परत होना चाहिए। ठीक है, ये मोटी परत। दूसरा क्या होना चाहिए, इस पर दरार होना चाहिए। चूना क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, ये दरार होना चाहिए। तो दूसरा क्या पॉइंट होना चाहिए, दरार होना चाहिए। और 3 नंबर क्या है, वर्षा होना चाहिए। 3 नंबर क्या होना चाहिए, वर्षा। जब यहाँ पर वर्षा हो, पानी आएगा तो यह पानी क्या होता है, इससे ये दरार के अंदर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, इसको घुलन क्रिया करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या है कि वर्षा का पानी, ये क्या है, वर्षा हुआ, वर्षा का पानी कहाँ आया, धरातल पर आया, धरातल पर ये पानी आ जाता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से क्या हो जाता है, ये मिल जाता है और कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्या बना रहा है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल बना रहा है। जब कार्बनिक अम्ल बनेगा तब क्या होगा, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में क्या होगा, अपर्दन क्रिया तेजी से होना शुरू हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये चूना प्रदेश में क्या हो, विकास के लिए क्या होना चाहिए, चूना प्रदेश का मोटी परत होना चाहिए और ये चूना पत्थर में क्या होना चाहिए, दरार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। वैसे इन क्षेत्रों में क्या होगा, अपर्दन क्रिया तेजी से होगा। और अपर्दन के लिए क्या होना चाहिए, क्या बोलेंगे, वर्षा होना चाहिए। वर्षा का पानी किससे मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जा रहा है। फिर किसका निर्माण कर रहा है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। कि जब कार्बनिक अम्ल बन जाएगा तो क्या होता है, तेजी से चूना पत्थर के क्षेत्रों में अपर्दन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब अपर्दन के द्वारा
किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपरदन के द्वारा जो आकृति बना है, लैपिज, घोलरन, बिलियन, डोलाइन, कास्ट झील और काकपिट, कास्ट खिड़की, युवाला, पोलजे, धस्ती निवेशिका, कास्ट घाटी जिसे हम यू आकार की घाटी बोलेंगे, गुफा, प्राकृतिक पुल और टेरा रोसा। इस तरह ये अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक नंबर लैपिज। लैपिज का निर्माण कैसे हुआ? चूना प्रदेश के क्षेत्रों में क्या करता है, जो वर्षा का जो जल है वो घूलन क्रिया के द्वारा स्थलाकृति को उबड़ खाबड़ कर देता है। ये डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ये चूना प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, और चूना प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या हो रहा है, ये ऊपरी भाग में इस तरह का स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे खाली पैर या बोल सकते हैं नंगा पांव इन क्षेत्रों में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसे ही क्या बोलेंगे, लैपिज कहेंगे। तो लैपिज किसे कहेंगे, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में घूलन क्रिया के कारण चूना प्रदेश का ऊपरी का भाग, ऊपर का भाग क्या हो जाता है, नुकीला नुमा आकृति, देख रहे हैं, इस तरह का आकृति का निर्माण हो जाता है, जिससे मानव को खाली पैर चलना काफी कठिनाइयां होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लैपिज कहते हैं, ठीक है। लैपिज का भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं इंग्लैंड में क्लिंट बोलते हैं, इंग्लैंड में क्लिंट बोलते हैं, और जर्मनी में कैरेन कहते हैं, और सर्बिया में बोगाज कहा जाता है। इस तरह का परीक्षा में कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोलता है क्या, लैपिज को इंग्लैंड में किस नाम से बोला जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो बोलेंगे क्लिंट कहेंगे, जर्मनी में कैरेन कहा जाता है, और सर्बिया में बोगाज के नाम से जाना जाता है। इस तरह आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 2 नंबर देखते हैं घोलरन। दो नंबर है घोलरन। घोलरन किसे कहेंगे, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में घूलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे गर्त का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में घूलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे गर्त का निर्माण होता है, जिसे घोलरन कहा जाता है। इसे हम इसको डायग्राम से समझेंगे। देखो इस तरह का छोटे छोटा, ये है क्या है, छोटा छोटा क्या बन जाता है, गर्त बन जा रहा है। ये क्या है, छोटा छोटा गर्त है, इसी को क्या क्या बोलेंगे, घोलरन। ये क्या है, घोलरन, घोलरन, ठीक है। तो घोलरन का निर्माण कहां पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में। किसके कारण, घूलन क्रिया के कारण। और यह 2 भागों में इसे बांटा गया है। घोलरन का निर्माण या 2 भाग होता है इसका। जो घूलन क्रिया हो रहा है, इस 2 प्रकार का घूलन क्रिया है। पहला है कीपाकार घूलरन, कीपाकार घूलरन, और दूसरा है बेलनाकार
तो घोल रंग कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। पहला क्या हो गया? टीपाकार, और दूसरा क्या है? बेलनाकार। ठीक है, इस तरह घोल रंग कंप्लीट हो गया। 3 नंबर में देखते हैं क्या? विलयन रंग। विलयन रंग देखते हैं किसे कहेंगे? विलयन रंग। जब घोल रंग का आकार बड़ा हो जाता है, देखो जब घोल रंग का आकार बड़ा हो जाता है तब उसे क्या कहेंगे? विलयन रंग कहते हैं। ये विलयन, इसका आकार आर इस तरह का बड़ा हो जाता है, इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? विलयन रंग। तो विलयन रंग किसे बोलेंगे? जब घोल रंग का आकार बड़ा हो जाता है तब उसे विलयन रंग कहा जाता है। ये भी हो गया। अब देखते हैं डोलाइन। 4 नंबर में है डोलाइन। डोलाइन किसे कहेंगे? जब विलयन रंग का आकार और बड़ा हो जाता है तब उसे क्या कहता है? क्या कहा जाता है? डोलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखे? घोल रंग देखे। घोल रंग का बड़ा रूप क्या है? विलयन रंग। और विलयन रंग का बड़ा रूप क्या है? डोलाइन होता है। ठीक है, डोलाइन इस तरह कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं काष्ठ झील। छह नंबर है काष्ठ झील। देखो काष्ठ झील कहां पर बनेगा? जब डोलाइन है, मान लो यह डोलाइन है, इस तरह का क्या है? डोलाइन है। और डोलाइन का जो ये मुंह है ना, ये डोलाइन का जो नीचे का भाग जो मुंह होता है, ये मलबा से क्या हो जाता है? ढक जाता है। डोलाइन का मुंह, ये क्या है? डोलाइन। डोलाइन का जो मुंह है यह मलबा से भर गया। जब डोलाइन का मुंह मलबा से भर जाता है तब इसमें जल का संचयन हो जाता है। देखो इसमें जल का जमाव होना शुरू हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? काष्ठ झील कहेंगे। यही है, क्या है? काष्ठ झील। अच्छा, और काष्ठ झील जो है ना, ये अस्थाई नहीं होता है बल्कि अस्थाई होता है। ठीक है, कुछ समय के बाद यह जो नीचे मलबा जो जमा हुआ था, इसका मुंह जो बंद हो गया था, अब यह पानी के प्रेशर से ये मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये मुंह क्या हो गया? खुल गया। तो अब पानी कहाँ हो जा रहा? सारा पानी नीचे चला गया। पानी क्या हो गया? नीचे चला गया। जो झील बना हुआ था वो भी झील समाप्त हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? काकपिट कहते हैं। काकपिट। काकपिट समझ गए किसे कहेंगे? तो काकपिट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काकपिट क्या है? जब डोलाइन, जब काष्ठ झील क्या हो जाता है? धंस कर नीचे चला जाता है, पानी बिल्कुल क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? काकपिट कहेंगे। ये भी हो गया। अब देखते हैं काष्ठ खिड़की। सात नंबर काष्ठ खिड़की। काष्ठ खिड़की। काष्ठ खिड़की कैसे बना? जो डोलाइन था, डोलाइन का ऊपरी भाग क्या हो जाता है? धंस जाता है। ये मान लो ये डोलाइन है, क्या है? ये डोलाइन है, और डोलाइन का ऊपरी भाग क्या हो जाता है? धंस जाता है। तो ये क्या, ये भाग बिल्कुल क्या हो जाता है? खुला हो जाता है। डोलाइन का ऊपरी भाग धंस जाता है तब इसका आकार क्या हो जाता है? और बड़ा हो जाता है। इसी क्या कहते हैं? काष्ठ खिड़की कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं युवाला। 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? युवाला। युवाला। जब कई डोलाइन आपस में मिल जाता है, जब डोलाइन, कई डोलाइन आपस में मिल जाता है तब इसका आकार क्या हो जाता है? और बड़ा हो जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? युवाला कहते हैं। युवाला किसे बोलेंगे? जब कई डोलाइन आपस में मिल जाता है और इसका आकार और बड़ा हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? युवाला बोलेंगे। ठीक है, युवाला के बाद क्या है?
पोलजे। 8 नंबर है पोलजे। पोलजे का निर्माण कैसे हुआ? युवाला का आकार क्या हो जाता है? और बड़ा हो जाता है। जब युवाला का आकार और बड़ा हो जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? पोलजे कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं धस्ती निवेशिका। 9 नंबर। धस्ती निवेशिका। देखो, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में घुलन क्रिया के द्वारा घोल रंग का विकास हुआ था। ये क्या हुआ? चूना प्रदेश का यह क्षेत्र है और चूना प्रदेश के क्षेत्रों में क्या हुआ था? जल के घुलन की क्रिया के द्वारा ये क्या बना था? घोल रंग बना था। ये छोटा छोटा क्या है? घोल रंग है। अब क्या होता है कि इस पर नदियां आकर, ये नदियां आकर इसमें मिल रहा है। इसमें नदियां आकर क्या हो जा रहा है? मिलते चला जा रहा है। कहाँ मिल रहा है? या जो घोल रंग है, या घोल रंग में नदियां आकर क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। जो हम दूर से देखते हैं तो लग रहा है क्या है? ये पानी बिल्कुल क्या हो रहा है? धंसते चला जा रहा है। इसलिए इसे कहते हैं धस्ती निवेशिका। तो धस्ती निवेशिका किसे कहेंगे? घोल रंग। चूना प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत सारा घोल रंग पाया जाता है और इन घोल रंग में नदियां आकर क्या हो जाता है? नीचे नदियां आकर मिलते चला जा रहा है इसमें। तो दूर से जब देखते हैं तो लगता है यह भाग क्या है? बिल्कुल धंसते चला जा रहा है। इसलिए इसे कहते हैं धस्ती निवेशिका। ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर काष्ठ घाटी। 9 नंबर भी हो गया। 10 नंबर काष्ठ घाटी। काष्ठ घाटी जिसे हम बोलते हैं यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी। देखना, 2 प्रकार का आकृति होता है। एक होता है भी आकार की घाटी और एक होता है यू आकार की घाटी। भी आकार की जो घाटी होता है वह नदी के द्वारा बनता है। भी आकार की घाटी किससे है? नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति या पर्दन के द्वारा। और यू आकार की घाटी है, यह चूना प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। परीक्षा में पूछता है भी आकार की घाटी किसके द्वारा पर्दन है? तो क्या बोले? नदी के द्वारा। और यू आकार की जो घाटी है यह किसके द्वारा है? चूना प्रदेश के क्षेत्रों में अपर्दन के द्वारा स्थलाकृति है। अब देखेंगे यू आकार की घाटी या काष्ठ घाटी कैसे बनता है। तो देखते हैं, यह चूना वाला प्रदेश का क्षेत्र है, दिखाई पड़ रहा है। ये चूना वाला प्रदेश का क्षेत्र है। अब इन चूना वाला प्रदेश के क्षेत्रों में देखो, चूना वाला प्रदेश के क्षेत्रों में क्या हो जाता है? ये नीचे का भाग जो है ना, चूना है। चूना पर और इसके ऊपर में बालू पत्थर का क्षेत्र जमा हो जाता है। देखना, ये नीचे का भाग क्या है? चूना पत्थर है। चूना पत्थर। और ऊपर का भाग क्या है? ये बालू पत्थर है। बालू पत्थर है। तो चूना प्रदेश के क्षेत्रों में क्या हो जाता है? ऊपर बालू पत्थर का जमा हो जाता है और अपर्दन की क्रिया के कारण यह भाग कटते कटते इस तरह का यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे यह क्या बोलते हैं? यू आकार की घाटी या काष्ठ घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब आते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर गुफा। आगे देखते हैं गुफा। गुफा का निर्माण कहाँ होता है? किस जगह पर होता है? चूना प्रदेश के क्षेत्रों में। तो देखो, तो चूना प्रदेश का यह क्षेत्र दिखाया गया है और चूना प्रदेश के क्षेत्रों के नीचे, यह नीचे का पार्ट चूना प्रदेश है ना, और ऊपर के नीचे कठोर शैल है। नीचे क्या होता है? मुलायम चूना प्रदेश है और ऊपर में क्या है? कठोर शैल है। तो क्या होता है कि घुलन क्रिया के द्वारा, पानी के घुलन क्रिया के द्वारा नीचे का भाग जो है वो क्या करता है? बिल्कुल खोखला कर देता है।
इसे क्या बोलते हैं, गुफा कहते हैं। ये गुफा समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है, गुफा 11 नंबर हो गया, गुफा हो गया। अब इसका 12 नंबर है प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल, प्राकृतिक पुल का निर्माण कैसे हुआ? तो ये गुफा का जो छत है ना, गुफा का छत क्या हो जाता है, धंस जाता है। जब गुफा का छत धंस जाता है, मगर गुफा का किनारे का भाग जो है वो गुफा को क्या हुआ है, साइड में पकड़ा हुआ है, कुछ भाग बचा हुआ रहता है जिससे हम आर पार हो सकते हैं। इसे ही कहते हैं प्राकृतिक पुल। तो गुफा समझ गए और प्राकृतिक पुल भी समझ गए। गुफा किसे बोलेंगे, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में क्या होता है, चूना को क्या करता है, वो घोल देता है और हॉल जैसा निर्माण, हॉल जैसा ये बिल्कुल खोखला भाग बच जाता है, इसी को गुफा बोलेंगे। जब गुफा का छत क्या हो जाता है, धंस जाता है, मगर कुछ भाग क्या होता है, ये गुफा को किनारे का भाग पकड़ा हुआ रहता है जिससे हम आर पार हो सकते हैं, इसी को कहते हैं प्राकृतिक पुल कहा जाता है। अब 13 नंबर है टेरा रोसा। टेरा रोसा, टेरा रोसा किसे कहा जाता है, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में लाल मिट्टी के आवरण पाया जाता है, यानी लाल मिट्टी का परत पाया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहा जाता है। ये भी परीक्षा में कई एक बार पूछा है। इस तरह हम क्या देखें, चूना प्रदेश के क्षेत्रों में अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति देख लिए और पिछला क्लास में मैंने निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृति बता चुके हैं। आप लोग इसे उतार लीजिए और कहीं पर अगर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।